वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 आरजीपीवी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 3 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है तो अभी बात करेंगे हम इस वीडियो में। और इसके पहले आपको अगर यूनिट 2 और यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमने अपलोडिंग्स कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो अभी बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट में ये होता है कि प्रोसेस कैसे कैसे ग्रो थ्रू करती है और उसमें कौन कौन से मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते हैं। तो देखो, कोई भी नई प्रोसेस आती है तो ये न्यू अब कहाँ जाएगी? रेडी में। जैसे कोई भी लाइन वाला होता है तो देखो, पहले न्यू प्रोसेस ये कहाँ होगी? ये अभी सेकेंडरी मेमोरी में स्टे कर रही होगी, तो अभी कहाँ आएगी? मेन मेमोरी में। फिर मेन मेमोरी से जब ये सिलेक्टेड होगी तब वो कहाँ पहुँचेगी? रेडी को में। जैसे अगर हम माने तो देखो, ये प्रोसेस P1 P2 और P3 जो हैं ये अभी एक कोई सेकेंडरी मेमोरी में है। तो अब कोई सेकेंडरी मेमोरी डिस्क में है तो अब क्या करेगी? ये मेन मेमोरी में आएगी। अब मेन मेमोरी में आ गई, अब यहाँ क्या देखा जाएगा कि कौन सी प्रोसेस को क्या करना है क्या नहीं, मतलब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो हम किसको रेडी क्यू में भेजेंगे। तो ये रेडी क्यू में जाने के बाद देखो, अब ये रन होगी। अब रन होने में अगर इसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, मतलब इनको इनपुट आउटपुट चाहिए है, तो ये कहाँ जाएगी? वेटिंग ब्लॉक में। अब जब वेटिंग ब्लॉक में उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तब ये कहाँ जाएगा? रेडी क्यू में। तो इस तरीके से फिर ये रन करेगी और फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी? टर्मिनेट होने। तो मतलब जैसे रेडी होगी, रेडी के बाद रन होगी। अब जब रन के बाद इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर चाहिए है तो ये क्या करेगी? वेट और ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। फिर जब इसका इनपुट आउटपुट ख़त्म हो जाएगा तब ये फिर से कहाँ जाएगी? रेडी क्यू में। अब देखो, एक सिचुएशन बनती है जहाँ पे ये प्रोसेसेस बहुत सारी होती हैं और रेडी क्यू ने भी क्या कर चलती होती है। जैसे फॉर सपोज लेकर चलते हैं कि यहाँ पे 1000 करके प्रोसेसेस है। अब 1000 प्रोसेसेस हैं और यहाँ रेडी क्यू में प्रायोरिटी लेवल सबका मतलब काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ पे 100 प्रोसेसेस हो गई हैं, मतलब यहाँ पे 500 मान लेते हैं। अब ये रन टर्मिनेट करके यहाँ वेट ब्लॉक में कितनी भर गई है? यहाँ पे 500, इस 1000 की 500 प्रोसेस रेडी क्यू में थी। अब वेट ब्लॉक में कितनी आ गई है? एक सपोज कर दें कि यहाँ पे 300। अब ये इतना सारा स्पेस तो होगा नहीं किसी के पास, ना रेडी क्यू के पास ना वेट ब्लॉक के पास। तो ये क्या होगी? ये सस्पेंड हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? एक यहाँ पे एरो रह गया था, तो ये क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड वेट में चली जाएंगी। अब सस्पेंडेड वेट में ये रुकेंगी और फिर जब इनका टाइम आएगा तो ये कहाँ चली जाएंगी? फिर से वापस कहाँ चली जाएंगी? यहाँ से ये रेज्यूम कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? ये रेज्यूम करके चली जाएंगी और फिर इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके फिर रेडी क्यू में चली जाएंगी और रन करके टर्मिनेट कर जाएंगी। अब हमने इसकी बात कर ली, लेकिन ये एक इस साइकिल से भी सस्पेंडेड वेट में आती है। तो इससे कैसे आती है? देखो, जैसे यहाँ रेडी क्यू में बहुत सारी थी, तो अब रेडी को एक साथ तो इनको शेड्यूल नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि रेडी क्यू यहीं की यहीं कहाँ भेज देगा? सस्पेंडेड रेडी में। और सस्पेंडेड रेडी कहाँ? सस्पेंडेड वेट में भेज देगा। तो इस तरीके से क्या होती है? प्रोसेस मैनेजमेंट वर्क करती है। अब हम इसके टर्म्स देख लेते हैं। तो न्यू क्या होता है? तो न्यू देखो, अ स्टेट न्यू इज सेड टू बी इन अ न्यू स्टेट। तो देखो, एक प्रोसेस न्यू स्टेट कब कहलाती है? जब उसको प्रेजेंट किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, है ना। तो उसको क्या होता है? प्रेजेंट इन सेकेंडरी मेमोरी इज इनिशिएटेड फॉर एग्जीक्यूशन, तो वो स्टार्ट हुई होती है। अब रेडी क्यू में क्या होता है? रेडी स्टेट में क्या होता है? प्रोसेस मूव्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट आफ्टर इट इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। तो ये क्या होता है कि पहले सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आई? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से कहाँ जाएगी? अब वो रेडी हो गई है अब एग्जीक्यूट होने के लिए। अब रन स्टेट क्या कहलाता है? प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रेडी टू रन। जब रेडी के बाद कहाँ जाती है? तो रन में जाती है और वो क्या होती है? सीपीयू को असाइन हो जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। टर्मिनेट स्टेट क्या होती है? तो टर्मिनेट स्टेट अ प्रोसेस मूव्स फ्रॉम वन स्टेट, मतलब रन स्टेट से जब वो पूरी मतलब इनपुट आउटपुट जो भी उस लेना था वो सब हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है? टर्मिनेट स्टेट में पहुंच जाती है और उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब बात करेंगे ब्लॉक और वेट का। तो देखो, प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रन टू ब्लॉक।
रन टू ब्लॉक कब जाएगी, जब इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए पड़ेगा, इफ इट रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और रिसोर्स ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन एग्जीक्यूशन। तो जब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए या तो कोई रिसोर्स या इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होगी तो ये कहाँ चली जाएगी, ब्लॉक या वेट में, ठीक है ना। अब सस्पेंडेड रेडी स्टेट क्या होता है, अब प्रोसेस मूव फ्रॉम रेडी टू सस्पेंडेड स्टेट मूव कब करती है, रेडी से सस्पेंडेड स्टेट में तब करती है तब जब प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बट मेन मेमोरी इज़ फुल। जब प्रोसेस तो एग्जीक्यूट कर दी जाती है लेकिन मेन मेमोरी क्या होती है, फुल हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब बढ़ेंगे हम प्रोसेस शेड्यूलर। तो प्रोसेस शेड्यूलर को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप प्लीज़ शेयर चैनल को करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट हम जो नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं उसके लिए मोटिवेशन बना रहा है। और हम रात तक अपलोडिंग्स इस तरह से करें कि आपकी शॉर्ट वीडियो भी हो और साथ में कंप्लीट टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर पाएँ। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग पर चलते हैं। देख तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है, शेड्यूलर इन ओएस। देखो शेड्यूलर इन ओएस मतलब शेड्यूलिंग जो होती है ओएस में क्या होती है, एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसाइड करने के लिए कि किस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है ना। तो विच प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू इन सिंपल दे मैनेज, वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि सीपीयू एलोकेशन जो हो वो किसको होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टास्क होते हैं। जैसे अब कई सारे बच्चे हैं जो अपना काम लेकर आए हैं एक फ़ोटोकॉपी की या फिर किसी भी और स्टूडियो या फिर किसी भी वर्क के लिए, तो अब या किसी भी इंसान को समझ लेते हैं, तो फिर जो ज़्यादा पैसे ऑफ़र करेगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी काम करवाने के लिए, है ना। जैसे एक शॉप वाला है, अब शॉप वाला एक ही सामान 3 जन मंगा रहे हैं, तो जब 3 जन मंगा रहे हैं तो जब ये 3 जन मंगा रहे हैं तो जो ज़्यादा पैसे देगा उसको ये शॉपकीपर सामान देगा। तो सिंपल यही है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो प्रोसेस क्या होगी, आगे जाएगी। देखो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग है, तो 3 टाइप के, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग को और क्या बोलते हैं हम, तो ये जॉब शेड्यूलर बोलते हैं, इसको सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं और इसको मीडियम टर्म शेड्यूलर ही बोलते हैं। तो अब देखो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कहाँ होती है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होती है जब इट लोड्स द प्रोसेस फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। अभी हमने बात की थी प्रोसेस मैनेजमेंट में, तो जब डिस्क से मेमोरी में आ रही होती है तब हम कौन सी लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग बात करते हैं, एक बार हम दिखा देते हैं। तो देखो हमने बात की थी कि यहाँ कहीं डिस्क भी होगी ना, यहाँ कहीं डिस्क भी होगी जहाँ से ये न्यू स्टेट में आ रही है। तो जब ये न्यू और रेडी में आती है, तो मतलब न्यू से ये रेडी में जब पहुँचती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो देखो इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये क्या कंट्रोल करके रखता है, डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग की। अभी बात करेंगे हम, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो अभी बात करेंगे। इट बैलेंसेस बोथ इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। तो ये क्या करती है, इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड प्रोसेस को मैनेज करती है। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ये यहाँ पे P1 P2 ऐसे करके P100 प्रोसेसेस हैं। अब P100 प्रोसेस मतलब कहने को अगर हम इनको इंसानों से कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे कितने 100 कंज्यूमर है। अब उनकी अलग अलग नीड्स होंगी, किसी को मतलब किसी को अलग चाहिए, किसी को अलग चाहिए। तो देखो सभी की अलग अलग नीड्स हैं। तो किसी को इनपुट आउटपुट ज़्यादा चाहिए होगा तो किसी को सीपीयू ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे कि कैलकुलेटर में क्या रहता है, इनपुट आउटपुट ज़्यादा होता है ना, सीपीयू का काम भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे अगर हम फॉर्म फिलअप करें तो उसमें सीपीयू का काम नहीं होता, उसमें इनपुट आउटपुट का ज़्यादा कम होता है। तो किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ज़्यादा होगा और किसी को सीपीयू ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये एक बैलेंस बना के चलती है कि अगर हम 3 प्रोसेस इनपुट आउटपुट की भेजेंगे तो 3 ही प्रोसेस सीपीयू वाले भेजेंगे, सो दैट एक मतलब बैलेंस बन के चलता चला। तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में ये बैलेंस करके भेजती है कि इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस एक बैलेंस में जाएँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग की। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या कहलाती है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में क्या होता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। ये रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, सिलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट। देखो अभी बात की थी कि हमने डिस्क से जब यह रेडी में आई,
डिस्क से जब रेडी आएगी तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग पर यूज़ करेंगे। और जब रेडी से कहाँ जाएगी, रेडी से कहाँ जाएगी, रन स्टेट में। अभी बात की थी हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में, तो जब रेडी से रन जाएगी तो ये क्या होगी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस थी, हमने पहले भी बात की है, तो यहाँ पे अगर 4 प्रोसेस थी तो अब वहाँ से 4 प्रोसेस में से एक कौन सेलेक्ट होगा, वो कौन करेगा, यही शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग करेगी कि किसको सीपीयू असाइन करें। तो ये क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू शेड्यूल होता है। तो देखो, द सीपीयू शेड्यूलर यूजर डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट पिक्स अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू। तो ये क्या करता है, एक प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि एक सीपीयू का जो है एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो सके। ओके, तो अब बात करेंगे हम मीडियम टर्म शेड्यूल की। तो देखो, मीडियम टर्म शेड्यूल क्या कहलाता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग प्रोसेस फ्रॉम वन मेमोरी टू डिस्क। तो देखो, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग वो होती है जब कभी इसको, अभी हमने बात की थी प्रोसेस मैनेजमेंट में, तो जब उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो फिर वो क्या करेगी, बैक जाएगी और कहाँ जाके रुक जाएगी, वेट ब्लॉक में, है ना, या तो वेट ब्लॉक में जो ये रुकेगी उसको ही क्या कहते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। तो ये रिड्यूस क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। और ये क्या है, फास्टर देन लॉन्ग टर्म है और स्लोअर देन शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, ये डायग्राम जो है हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग का। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होती है, जब जॉब क्यू से, या जॉब क्यू या बोल लो तो हमारा, हाँ, जॉब क्यू, उसके बाद रेडी क्यू, जब ये जॉब क्यू से कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में, या न्यू क्यू से जहाँ जाएगा, रेडी क्यू में, तो ये क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कहलाती है। और रेडी से जब सीपीयू के पास जाता है तो ये क्या, रेडी से सीपीयू या बोल लो तो रन में जाता है, तो शॉर्ट टर्म होती है। और इसके बाद क्या होती है, प्रोसेस एग्जिट हो जाती है। अब इसको अगर इनपुट आउटपुट चाहिए होगा तो ये फिर जाएगी, इनपुट आउटपुट लेगी और फिर रेडी क्यू में चली जाएगी। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होता है। अब बात करेंगे हम मीडियम टर्म शेड्यूलिंग की। तो देखो, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में रेडी क्यू में है अगर एक प्रोसेस, तो वो क्या करेगी, या तो डायरेक्ट सीपीयू के पास चली जाएगी। अब अगर इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए पड़ेगा तो सीपीयू क्या करेगा, पार्शियल एग्जीक्यूटेड को फिर से भेजेगा, फिर रेडी क्यू में जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट में मतलब कंप्लीट करेगा, फिर इनपुट आउटपुट, फिर रेडी क्यू में, और इस तरीके से एंड होगी। तो ये जो इनपुट आउटपुट की जो गई है वो यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। तो ये दो जो डायग्राम्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको बना के आते तो एक मतलब बूस्टिंग मार्क्स भी हो जाएगा और स्पेस भी भर जाता है। तो अब बात करेंगे हम इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर ये आ जाता है तो आप अपने मन से मतलब अपनी लैंग्वेज से लिख लेना। तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहलाता है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो कहलाता है जब कोई न्यू प्रोसेस से आता है और वो कहाँ पे आगे स्टे करता है, रेडी में। तो रेडी में कितनी प्रोसेसेस हैं वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे न्यू में 500 प्रोसेस थी, अब न्यू ने सिलेक्ट करके रेडी में कितनी भेजी है, 100 प्रोसेस, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 100। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होता है कि कितनी सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं उतनी ही उसकी डिग्री होगी। अब ऑप्टिमल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहलाता है, तो ऑप्टिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब होता है कि प्रायोरिटाइज करके हमने भेजा है आगे। तो जब ये रेडी से कहाँ जाएगा, रन में, तो हमें इतने अच्छे से बैलेंस बना के भेजना है इनपुट आउटपुट बाउंड का और सीपीयू बाउंड का, कि ये जो है वो बैलेंस में बनी रहे, कि मतलब जितनी कुछ प्रोसेस मतलब 3, अगर हम 5 प्रोसेस इनपुट आउटपुट की भेज रहे हैं तो 5 ही प्रोसेस हम किसकी भेजें, सीपीयू बाउंड वाली। इस तरीके से हमने पढ़ लिया है क्या, प्रोसेस शेड्यूलर। अब बात करेंगे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी इसी वीडियो में कवर अप करके अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो यूनिट 5, 4 और साथ में यूनिट 3 के कुछ अगर रह गए होंगे कंपोनेंट्स तो वो हम कंप्लीट करेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स थे जो हमने अभी कवर अप करे हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वो होता है ओएस में जो मैनेज करके रखता है इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, ठीक है। अब पीसीबी कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, पीसीबी क्या करता है? इन्फॉर्मेशन रख के रखता है अबाउट प्रोसेस की। इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। किसके द्वारा यूज़ की जाने वाला? तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ करें। तो पीसीबी कुछ इस तरह से रहता है कि प्रोसेस आईडी रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है अपने अंदर, प्रोसेस स्टेट रखता है, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये चीज़ें जो है वो पीसीबी रखता है। अब बात करेंगे प्रोसेस एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो यही प्रोसेस एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हीं को हम जब डिफाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे क्या है? प्रोसेस एट्रीब्यूट्स हैं। तो देखो फर्स्ट में हमने देखा था उसी डायग्राम में, तो प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी क्या होती है? ये यूनिक आईडी होती है जो कि आइडेंटिफाई क्या करती है? प्रोसेस ऑफ सिस्टम यूनिकली, है ना। जैसे हमारे पास रोल नंबर होता है, सबके पास एक आइडेंटिफिकेशन होता है नया नया, तो वो होता है प्रोसेस आईडी। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करते हैं? तो प्रोग्राम काउंटर वो नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट एड्रेस को मतलब जैसे अगर हमने दो टाइम मतलब एक टाइम पे दो काम कर रहे होते हैं, तो ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो स्टोर करके रखता है कि हमने छोड़ा कहाँ था, अब हमें कहाँ से नेक्स्ट फिर से परफॉर्म करना है। तो ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है नेक्स्ट एड्रेस को या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के, ताकि हम अगर जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं तो रिज्यूम करने के लिए हमें ईजी पड़े, है ना। अब प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट मतलब प्रोसेस की अभी स्टेट क्या है ना। जैसे प्रोसेस की स्टेट क्या होगी? या तो न्यू में पड़ी होगी, या फिर रेडी में पड़ी होगी, या फिर रनिंग में। तो ये प्रोसेस स्टेट बताता है इन्फॉर्मेशन की कि अभी वो कहाँ पे है। अगर वेट ब्लॉक में होगी तो वेट ब्लॉक उसकी स्टेट हो जाएगी, है ना। तो इट स्पेसिफाई द करंट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। अब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कितनी है इसकी? जैसे प्रायोरिटी मतलब ये रिचनेस पुअरनेस जैसे इंसानों में होता है, वैसे इसकी प्रायोरिटी होगी कि ये प्रायोरिटी स्पेसिफाई करती है कि अर्जेंट किसको एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को कितने जल्दी एग्जीक्यूट करवाना है। तो प्रोसेस विथ हाई प्रायोरिटी, जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो एग्जीक्यूट क्या करेगी? फर्स्ट करेगी। अब बात करेंगे हम जनरल पर्पस रजिस्टर का। तो ये क्या करता है? होल्ड करता है जो बीच में, जैसे हमें क्या करना था, जैसे हमें करना था 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8। तो देखो ये पहले हमने ये करा 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 10 है। तो लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, तो जब फाइनल आंसर कैलकुलेटर तो हमें फाइनल आंसर देता है। तो जब ये वाला डेटा कहाँ स्टोर होगा? जनरल पर्पस रजिस्टर में। मतलब ये जो बीच का डेटा प्रोसेस हुआ है वो कहाँ होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर में होल्ड करके रखता है। तो ये क्या होता है? प्रोसेस जनरेटेड, देखो होल्ड डेटा ऑफ प्रोसेस, ये डेटा को जो प्रोसेस में डेटा निकला है वो होल्ड करके रखता है। जनरेट किया कब किया जाता है? एग्जीक्यूट के टाइम पे। ईच प्रोसेस है सेट ऑफ रजिस्टर, हर एक प्रोसेस के पास खुद के सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं जो कि मैनेज कौन करता है? पीसीबी करता है उनको। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स मतलब होता है कि कौन सी प्रोसेस को कितनी फाइल्स की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हमें कोई परफॉर्मेंस देनी है, जैसे हमें कोई अच्छी सी पोएम गानी है, जैसे एक मिनट, अगर हमें कोई भी पोएम गानी है तो पोएम गाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम बहुत सारे इंसानों के सामने गानी है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या होगी? हमें माइक की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फाइल्स की ज़रूरत होती है। तो ये लिस्ट जो बना के रखता है वो क्या करता है? पीसीबी मेंटेन करके रखता है। तो ईच प्रोसेस नेसेसिटी, हर एक प्रोसेस की ज़रूरत है, प्रेजेंस उनकी होनी ना होनी क्या मेंटेन करके रखता है? ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ही मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट भी हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड, मल्टी लेवल फीडबैक वाली। तो प्लीज़ बने रहे हमारे साथ, और चैनल को सुबह तक में देख लीजिएगा क्योंकि हम मोस्ट ऑफ दी अपलोडिंग्स रात में ही करेंगे, सो दैट आपके माइंड को स्विच हो और इजीली आपको 6 मिनट और 18 मिनट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिले। थैंक यू, बाय बाय।